Hello students, I am Raman Sethi and now we are going to start our chapter Synthetic Fibers and Plastic 8th class Science. तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। सिक्स्थ और सेवन्थ क्लास में भी आपने फाइबर से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़े थे, फाइबर्स एंड फैब्रिक से रिलेटेड चैप्टर पढ़े थे। तो जो पिछली क्लासेस के अंदर हमने जो फाइबर से रिलेटेड चैप्टर पढ़े थे उनके अंदर हमने नेचुरल फाइबर्स के ऊपर मेनली फोकस किया था कि जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, तो इस तरह के फ़ाइबर्स के ऊपर हमने मेनली डिस्कशन करी थी। तो जो आज का हमारा चैप्टर है, 8th क्लास में जो हमारा चैप्टर है उसमें मेनली हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक फ़ाइबर्स। सिंथेटिक फ़ाइबर्स मतलब जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं उनके बारे में, और जो प्लास्टिक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। तो पहले इंट्रोडक्शन में क्या कुछ लिखा है। द क्लोथ विच वी आर The clothes which we wear are made of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural और artificial sources। कि जो हम क्लोथ पहनते हैं वो फैब्रिक से बने होते हैं। फैब्रिक मतलब कपड़े से बने होते हैं, और फैब्रिक्स जो हैं वो फाइबर से मिलकर बने होते हैं। फाइबर्स क्या होते हैं? जो छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं जिनसे मिलकर फैब्रिक बनता है, जिनसे हमारा कपड़ा बनता है, उसको क्या बोलते हैं? फाइबर। तो फाइबर इज़ डिफरेंट फ्रॉम फैब्रिक। फाइबर इज़ ए थ्रेड एंड फैब्रिक इज़ ए कंप्लीट क्लॉथ। तो जो फाइबर है, फैब्रिक्स जो हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, नेचुरल फाइबर्स एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो जो कि दो अलग अलग सोर्सेज से मिलते हैं। जो नेचुरल सोर्सेज का यूज़ करके फ़ाइबर मिलेंगे हमें उनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलेंगे, और जो आर्टिफिशियल सोर्सेज का यूज़ करके जो फाइबर्स हमें फाइबर्स और फैब्रिक जो हमें मिलेंगे उनको आर्टिफिशियल फाइबर्स बोला जाएगा। तो कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? तो नेचुरल फाइबर्स के नाम पूछे गए हैं आपसे। तो नेचुरल फाइबर्स आपने 6th और 7th क्लास में पढ़े थे, जैसा कि कॉटन, जूट, लिनन, सिल्क। तो ये सारे क्या थे? नेचुरल फाइबर्स के नाम थे। उसके अलावा फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। जो फाइबर्स हैं वो हमारे घर में कई तरह के आर्टिकल्स को यूज़ करने के लिए बनाए, कई तरह की आइटम्स, घरेलू आइटम्स यूज़ के लिए बनाए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। तो मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स। तब हमें एक लिस्ट बनानी है कि जो कॉमनली यूज़ करने वाले आर्टिकल्स हैं, चीज़ें हैं जिनसे जो आर्टिफिशियल फाइबर से बनी हों। तो ट्राई टू सेपरेट दैम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो जो अलग अलग तरह की फाइबर से बने हुए आर्टिकल्स की लिस्ट हमने बनानी है, और जिसमें हमने ये सेपरेट करना है कि उनमें से कौन सी आइटम या कौन सा आर्टिकल नेचुरल फाइबर से का यूज़ करके बना है और कौन सा आर्टिकल आर्टिफिशियल फाइबर का यूज़ करके बना है। तो जैसे ये टेबल में ब्लैंक्स दिए हुए हैं, आपने इसमें फिल करना है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ, बाकी कुछ आप लोग खुद अपनी तरफ से भी ट्राई करना। तो जैसा कि हम विंटर्स में स्वेटर डालते हैं, तो स्वेटर जो होती है वो नेचुरल फाइबर का यूज़ करके बनाई जाती है। घरेलू आर्टिकल है वो स्वेटर, नेचुरल फाइबर का यूज़ करके बनाई जाती है। उसके अलावा कॉटन के क्लोथ्स कॉटन से बनते हैं, जो कि एक नेचुरल फाइबर है। गनी बैग्स, जो वीट को रखने के लिए अनाज की बोरियां होती है, उनको गनी बैग्स बोला जाता है। तो वो गनी बैग्स जो हैं वो जूट के बने होते हैं, तो जूट भी एक नेचुरल फाइबर है। तो इस तरह से मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बता दिए, स्वेटर, कॉटन क्लोथ्स और गनी बैग्स। ये सारे क्या हैं? नेचुरल फाइबर्स का यूज़ करके बनाए गए हैं। उसके अलावा कुछ मैं आपको ऐसी आइटम्स बता देता हूँ जो आर्टिफिशियल फाइबर का यूज़ करके बनाई जाती है, जैसे कि टूथब्रश हो गई, एप्रन्स क्या होते हैं? जो लैब के अंदर एक जैकेट पहनी जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा और टीचर के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं? एप्रन्स बोलते हैं। ज़्यादातर वो केमिकल लैब में या फिर बायोलॉजिकल लैब्स में यूज़ किए जाते हैं एप्रन्स। कैप्स, कारपेट, जो नीचे बिछाने वाले कारपेट होते हैं। टायर कोड, जो गाड़ियों के टायर्स होते हैं उनकी जो कोड है वो। फिशिंग नेट, जो मछलियों को पकड़ने के लिए जाल बनाया जाता है। क्लाइंबिंग रोप्स, हिल्स के ऊपर चढ़ने के लिए जो क्लाइंबिंग रोप्स होती है। तो ये सारे जो आर्टिकल्स के नाम मैंने बोले वो आर्टिफिशियल फाइबर्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आर्टिकल्स के नाम: टूथब्रश, एप्रन्स, कैप, कारपेट, टायर कोड, फिशिंग नेट और क्लाइंबिंग रोप्स। तो ये सारे क्या आर्टिकल्स हैं कि जो आर्टिफिशियल फाइबर्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? भी तुमने कुछ फाइबर्स को आर्टिफिशियल फाइबर क्यों कहा? तो इसका रीज़न ये है कि आर्टिफिशियल का मीनिंग क्या होता है? कि जिसको इंसान बनाए।
कि वो फाइबर्स जो ह्यूमन मेड हों, जो मैन मेड फाइबर्स हों, उनको आर्टिफिशियल फाइबर्स बोला जाता है। तो यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एटसेट्रा आर obtained फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स। कि आपने पिछली क्लासेस में नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ा था कि जैसे कॉटन, वूल और सिल्क जो है वो नेचुरल सोर्सेज का यूज़ करके, लाइक प्लांट्स और एनिमल्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं, तो इसलिए उनको नेचुरल फाइबर्स बोला जाता है। लेकिन कुछ फाइबर्स ऐसे हैं जिनको ह्यूमन बींग्स बनाते हैं आर्टिफिशियल चीज़ों का यूज़ करके, केमिकल्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? सिंथेटिक फाइबर्स या फिर मैन मेड फाइबर्स। तो ये हो गया हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमें बताया गया कि नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर्स क्या होते हैं। नेचुरल फाइबर्स जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके बनाए जाएंगे, प्लांट और एनिमल्स का यूज़ करके, और सिंथेटिक फाइबर जो मैन मेड होंगे, जो केमिकल्स का यूज़ करके बनाए जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं, बने किस तरह से होते हैं? तो इसका आंसर के लिए हमें एक्सप्लेन किया है, ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन नेकलेस ऑफ बीड्स जॉइंट विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड। जिस तरह से फिगर नंबर ए में दिखाया गया 3.1 ए फिगर में दिखाया गया है कि अलग अलग बीड्स को ज्वाइन करके एक बड़ी नेकलेस बना दिया गया, और इसी तरह से 3.1 बी फिगर में दिखाया गया है कि पेपर क्लिप्स को जोड़ के एक लॉन्ग चेन बना दी गई। तो दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर, छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर एक बड़ी आइटम बना दी गई। एक में नेकलेस बना दिया गया, दूसरे में बड़ी चेन बना दी गई। तो सिंथेटिक फाइबर भी कुछ इसी तरह से बनाए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर। कि सिंथेटिक फाइबर्स भी इस तरह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करा के, छोटी छोटी चीज़ों को ज्वाइन करा के एक लंबी चेन बनाई जाती है, जो कि सिंथेटिक फाइबर बन जाती है। तो छोटे छोटे जो यूनिट जो इनका यूज़ करके एक सिंथेटिक फाइबर बनाया जाता है, वो एक्चुअल में क्या होते हैं? वो कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, और उन केमिकल सब्सटेंसेस के छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़कर, कंबाइन करके आपस में एक बड़ा यूनिट बनाया जाता है, लार्ज सिंगल यूनिट बनाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर। और वो पॉलीमर ही क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर होता है। यानी कि सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलीमर्स मेड बाय जॉइनिंग स्मॉल नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस। तो वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, पोली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट और यूनिट। तो पॉलीमर वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज के 2 वर्ड से बना है। एक पोली का मीनिंग होता है मैनी, मतलब कई सारे, बहुत सारे, और मर का मीनिंग पार्ट या यूनिट। मतलब पॉलीमर का मीनिंग क्या होगा कि वो यूनिट जिसके अंदर कई सारे पार्ट्स या स्मॉलर यूनिट हों, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर। सो ए पॉलीमर इज़ मेड अप ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। यानी कि पॉलीमर कैसे बनाया जाता है? कई सारे रिपीटिंग यूनिट, एक जैसे यूनिट को जोड़कर पॉलीमर बनाया जाता है। तो वो छोटे छोटे रिपीटिंग यूनिट जो होते हैं जिनसे मिलकर पॉलीमर बनता है, उनको क्या बोलते हैं? मोनोमर। तो मोनोमर हमारा इस यहाँ पर बुक में लिखा नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि ये छोटे छोटे यूनिट्स जिनको ज्वाइन करके एक बड़ा यूनिट बनाया जाता है, पॉलीमर बनाया जाता है, उन छोटे यूनिट्स को क्या बोला जाता है? मोनोमर बोला जाता है। अब नेक्स्ट हमें बॉक्स में बताया गया कि पॉलीमर्स अक्कर इन नेचर आल्सो। पॉलीमर जो है हमारे नेचर में भी मिलते हैं। कॉटन जो है वो भी एक पॉलीमर ही है। कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, लेकिन वो भी एक पॉलीमर है, नेचुरल सब्सटेंसेस का पॉलीमर है। जिस तरह से कॉटन किसका पॉलीमर है? कॉटन का जो पॉलीमर है उसको क्या बोला जाता है? सेलुलोज। तो सेलुलोज इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। कि सेलुलोज जो है एक पॉलीमर है जो कि कॉटन के अंदर होता है, और वो सेलुलोज खुद किससे बना होता है? छोटे छोटे यूनिट से बना होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। यानी कि कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं? सेलुलोज बनाते हैं। तो इसमें ग्लूकोज क्या हो जाएगा? मोनोमर हो जाएगा, और सेलुलोज क्या हो जाएगा? एक पॉलीमर हो जाएगा। और सेलुलोज किसके अंदर पाया जाता है? कॉटन के अंदर पाया जाता है। तो कॉटन एक नेचुरल फाइबर है जो कि सेलुलोज नाम के पॉलीमर से बना है, और वो सेलुलोज नाम का पॉलीमर जो है कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का यूज़ करके बनते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। कि सिंथेटिक फाइबर्स अलग अलग तरह के होते हैं, हम उनको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करेंगे। तो उनमें से सबसे पहले हमारा टॉपिक है, सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर जो एक्सप्लेन किया गया है वो क्या है? रेयॉन। सॉरी,
तो रेयॉन क्या है? यू हैव रीड इन क्लास 7th दैट सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म वॉज डिस्कवर्ड इन चाइना एंड वॉज केप्ट एट ए क्लोजली गार्डेड सीक्रेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। कि 7th क्लास में आपने पढ़ा था कि सिल्क जो है एक नेचुरल फाइबर है जो कि सिल्क वर्म का यूज़ करके बनाया जाता है, और सबसे पहले जिसको चाइना में डिस्कवर किया गया था, लेकिन चाइना के लोगों ने उसको कुछ दिनों तक, कई लंबे टाइम तक एक सीक्रेट के तौर पे रखा कि बाकी दुनिया में उसको नहीं आने दिया। तो फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। तो जो सिल्क का यूज़ करके, सिल्क फाइबर से जो फैब्रिक बनता है वो बहुत कॉस्टली होता है, लेकिन उसका ब्यूटीफुल टेक्सचर, मतलब जो उसकी बनावट जो है बहुत अच्छी होती है, उसका लुक बहुत अच्छा होता है, ग्रेस अच्छी आती है उसमें, उनके कपड़ों से। तो इसलिए जो सिल्क के बने हुए क्लोथ्स हैं उन्होंने लोगों को फैसिनेट किया, मतलब अट्रैक्ट किया अपनी ब्यूटीफुल टेक्सचर की वजह से। सो अटैम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। तो इसलिए ऐसी कोशिश की गई कि हम सिल्क को आर्टिफिशियल तरीक़ों से भी बना सकें, तो जिससे क्या होगा कि सिल्क बनाने की कॉस्ट कम आएगी, और लेकिन जो उसकी ब्यूटीफुल ग्रेस जो है वो हमें फिर भी मिल जाएगी, आर्टिफिशियल सिल्क में भी मिल जाएगी। तो टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू डैट ऑफ सिल्क। तो 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते अलग अलग तरह के साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल सिल्क तैयार किया, ऐसा फाइबर तैयार किया जिसके अंदर सिल्क जैसी प्रॉपर्टीज़ थी, तो यानी कि वो एक तरह का आर्टिफिशियल सिल्क था। तो सच फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो वो फाइबर बनाने के लिए क्या यूज़ किया गया? जो वुड पल्प होती है, जो पेड़ पौधों का यूज़ करके एक लिक्विड केमिकल बनाया जाता है, सेमी सॉलिड केमिकल बनाया जाता है, जिसको बोलते हैं वुड पल्प। तो उन वुड पल्प के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस करवा के एक आर्टिफिशियल फाइबर बनाया गया जिसके अंदर सिल्क जैसी प्रॉपर्टीज़ थी, और उस आर्टिफिशियल फाइबर को क्या बोला गया? रेयॉन बोला गया। तो उसका सब्सटेंस का, नए फाइबर का नाम रखा गया रेयॉन, और उस रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है। ऑल्दो इसको आर्टिफिशियल सिल्क इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर सिल्क जैसी प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन वो सिल्क जैसे नेचुरली नहीं बनाया गया। तो ऑल्दो रेयॉन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स वुड पल्प येट इट इज़ मैन मेड फाइबर। तो जो रेयॉन है वो नेचुरल सोर्स यानी कि वुड पल्प का यूज़ करके बनाया गया, क्योंकि वुड पल्प नेचुरल होती है, तो फिर भी, लेकिन वो मैन मेड सब्सटेंस था, मैन मेड फाइबर है, क्योंकि उसमें केमिकल ट्रीटमेंट भी किया गया है ह्यूमन बींग्स के द्वारा। तो इसलिए इसको आर्टिफिशियल फाइबर्स की कैटेगरी में ही रखेंगे, हम सिंथेटिक फाइबर की कैटेगरी में ही रखेंगे। इसको हम नेचुरल फाइबर नहीं कह सकते, या हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक पार्शियली सिंथेटिक फाइबर है, मतलब इसमें कुछ पार्ट नेचुरली यूज़ किया गया है और कुछ पार्ट मैन मेड यूज़ किया गया है। इट इज़ चीपर देन सिल्क एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर्स। ये सिल्क के कंपैरिजन में सस्ता पड़ता है और उसको सिल्क फाइबर जैसे ही यूज़ किया जाता है। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वाइड वैरायटी ऑफ कलर्स। तो इसके अलग अलग कलर किए जा सकते हैं, अलग अलग कलर्स में हमें रेयॉन मिल सकता है। रेयॉन इज मिक्स विद कॉटन टू मेक बेडशीट्स और मिक्स विद वूल टू मेक कारपेट्स। कि रेयॉन को कॉटन के साथ, जो कि एक नेचुरल फाइबर है, उसके साथ मिक्स करके बेडशीट बनाई जाती है। उसके अलावा वूल के साथ मिक्स करके रेयॉन से कारपेट भी बनाए जाते हैं। तो ये हमारा रेयॉन फाइबर के बारे में एक्सप्लेन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर हमारा एक्सप्लेन किया गया नाइलॉन के बारे में। तो नाइलॉन क्या है? नाइलॉन इज अनदर मैन मेड फाइबर। इन 1931 इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। कि नाइलॉन जो है 1931 के अंदर बनाया गया था। सबसे पहला कंप्लीटली मैन मेड फाइबर था ये, जिसमें किसी भी प्रकार के नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया था। जिस तरह से हमने पीछे अभी पढ़ा कि रेयॉन के अंदर वुड पल्प यूज़ करी गई थी, जो कि एक नेचुरल सोर्स है, लेकिन नाइलॉन बनाने के लिए किसी भी प्रकार के नेचुरल मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया, प्लांट और एनिमल की बॉडी के वेस्ट मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया। तो इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। तो इसको कोल, वाटर एंड एयर का यूज़ करके बनाया गया है। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। ये सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर था जो कि कम्प्लीटली सिंथेटिक था, कम्प्लीटली मैन मेड था। नाइलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। जो नाइलॉन फाइबर है वो मजबूत होता है, इलास्टिक होता है मतलब लचकीला होता है, और लाइट मतलब वेट में हल्का होता है। इट वॉज लश्चरस एंड ईजी टू वॉश।
नायलॉन जो है वो लश्रस होता है, चमकदार था, और इसको वॉश करना इजी है। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ्स। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ की वजह से नायलॉन जो है वो कपड़े बनाने के लिए यूज़ किया जाने लगा, कपड़े बनाने के लिए वो पॉपुलर हो गया। अब नायलॉन की अगर आपसे प्रॉपर्टीज़ पूछ ली जाए तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बताओगी कि नायलॉन फाइबर स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक है, लाइट वेट है, मतलब लश्रस है, मतलब उसमें चमक है, शाइन है, और उसको वॉश करना ईजी है। तो ये सारी नायलॉन की प्रॉपर्टीज़ है। तो वो यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन सच एज सॉक्स, रोप, स्टैंड्स, टूथब्रशेस, कार्स, सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, कर्टेन एट्सेट्रा। जो नायलॉन है अलग अलग तरह के आर्टिकल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि सॉक्स बनाने के लिए, रोप्स बनाने के लिए, टेंट बनाने के लिए, टूथब्रश बनाने के लिए, कार की जो सीट बेल्ट होती है उसको बनाने के लिए, स्लीपिंग बैग बनाने के लिए, कर्टेन्स बनाने के लिए। तो अलग अलग तरह के चीज़ें जो है हमें बताई गई जिनको बनाने के लिए हम नायलॉन का यूज़ करते हैं। तो नायलॉन इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। कि जो नायलॉन है वो पैराशूट और रोप्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, रोप्स रॉक क्लाइंबिंग के लिए। तो नायलॉन को पैराशूट और रोप बनाने के लिए यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसके अंदर ये जो नायलॉन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो एक स्टील की वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब हमें एक एक्टिविटी एक्सप्लेन की गई है अलग अलग तरह के फाइबर्स की जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए, कि अलग अलग तरह के फाइबर्स हमें कुछ बताए जाएंगे। तो उन फाइबर्स में से हमें कंपेयर करके बताना है कि कौन से फाइबर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जैसा कि टेक एन आयरन स्टैंड विद ए क्लैम्प, टेक ए कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर लेंथ, टाई इट टू द क्लैम्प सो दैट इट हैंग्स फ्रीली फ्रॉम इट एज शोन इन फिगर 3.5। तो क्या किया गया कि एक आयरन स्टैंड लिया, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया, एक आयरन स्टैंड लिया, उसको क्लैम्प की हेल्प से इरेक्ट कर लिया, सीधा खड़ा कर लिया, और उसके एक थ्रेड लेके उसके नीचे की तरफ एक पैन बांध दिया गया, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। और उस पैन को बांधने के लिए हमने यूज़ क्या किया, कॉटन का थ्रेड यूज़ किया 60 सेंटीमीटर लेंथ का, तो कॉटन का थ्रेड यूज़ किया। तो एट द फ्री एंड सस्पेंड अ पैन सो डैट वेट्स कैन बी प्लेस्ड इन इट। उसके फ्री एंड पे नीचे वाली साइड पे जो कॉटन के थ्रेड के साथ एक पैन लटकाया गया। पैन क्या होता है, एक पलड़ा सा होता है जिसके अंदर हम वेट रखते हैं, वट्टे रखते हैं अलग अलग साइज़ के, तो उसके अंदर कुछ वेट रखे जा सकें, इसलिए हमने पैन लगाया। अब उसमें क्या किया, ऐड वेट्स 1 by 1 टिल द थ्रेड ब्रेक्स। तो धीरे धीरे करके हम उस पैन के अंदर वेट डालते जाएंगे। पहले 100 ग्राम वेट डाला, फिर 150 ग्राम डाल दिया, 200 ग्राम डाल दिया, 250 ग्राम डाल दिया, धीरे धीरे करके वेट बढ़ाते जाएंगे। नोट डाउन द टोटल वेट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द थ्रेड। तो जब तक वो थ्रेड ब्रेक नहीं हो जाता, कॉटन की थ्रेड जो हमने जिसके सहारे हमने आयरन नीचे पैन को लटकाया था, वो थ्रेड ब्रेक नहीं हो जाता, पैन टूट के नीचे नहीं गिर जाता, तब तक हमने उसके अंदर वेट ऐड करते जाने हैं। तो हमने अब लास्ट में हमने जब वो थ्रेड ब्रेक हो जाएगा कॉटन का, तब हमने नोट करना है कि हमने मैक्सिमम कितने ग्राम के वेट रख दिए उस फाइबर को ब्रेक करने के लिए। तो सेम एक्टिविटी हमें रिपीट करनी है वूल के फाइबर के साथ, पॉलिस्टर के साथ, सिल्क के साथ और नायलॉन के साथ भी अलग अलग तरह के फाइबर्स यूज़ करने। पहले जहाँ पे हमने कॉटन यूज़ किया था, कॉटन की बजाय आप पॉलिस्टर यूज़ कर लो, वूल यूज़ कर लो, सिल्क यूज़ कर लो और नायलॉन यूज़ कर लो। तो ये अलग अलग तरह के फाइबर्स हैं जिनमें कुछ नेचुरल भी हैं और कुछ सिंथेटिक फाइबर्स भी एक्सप्लेन किए गए हैं। तो इन फाइबर्स का यूज़ करके हमने यही एक्टिविटी दोबारा से रिपीट करनी है। तो हमने टेबल के अंदर नोट करना है अपना डाटा। अरेंज द थ्रेड्स इन इंक्रीजिंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर हमने अरेंज करना है कि कौन सा फाइबर सबसे वीक स्ट्रेंथ वाला है, उसके बाद नेक्स्ट फाइबर कौन सा है जो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाइबर। तो ये हमने एक एक करके एक्सप्लेन करने हैं। तो जैसे कि ऑब्जर्वेशन टेबल में हमें फिल करना है कि कॉटन, वूल और सिल्क एंड नायलॉन के फाइबर्स के बारे में, कि टोटल वेट हमें कितना रखना पड़ा उनके फाइबर को ब्रेक करने के लिए। तो जितना ज़्यादा हमें वेट रखना पड़ेगा उतना वो फाइबर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जितना वेट कम वेट रखने पे ही जो फाइबर टूट जाएगा वो फाइबर वीक फाइबर होगा, स्ट्रॉन्ग फाइबर नहीं होगा वो। तो यू मे यूज़ ए हुक और नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड ए पॉलीथीन बैग ऑन द अदर हैंड। इन प्लेस ऑफ वेट्स यू मे यूज़ मार्बल्स और पेबल्स ऑफ सिमिलर साइजेस। तो यही एक्टिविटी आपने अगर आप
अपने घर पे करना चाहते हो तो घर पे आपके पास आयरन स्टैंड नहीं होगा, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया था, तो इस आयरन स्टैंड की जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो कि दीवार के अंदर एक हुक लगा के उस या एक आयरन की नेल लगा के उसके साथ क्या करो कि उसके अंदर एक जो भी फाइबर आपको बोले गए हैं उन फाइबर की हेल्प से पॉलीथीन बैग बांध लो। पॉलीथीन बैग क्या काम आएगा, पेन की जगह पे आपका पॉलीथीन बैग हो गया। और वेट नहीं होंगे आपके पास घर पे, तो वेट की जगह पे आप मार्बल्स डाल सकते हो या पेबल्स डाल सकते हो, लेकिन वो सेम साइज़ के होने चाहिए। तो अब हमें इस एक्टिविटी का रिजल्ट क्या निकलेगा, कंक्लूजन क्या निकलेगा, तो इसका कंक्लूजन मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग फाइबर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा कि नायलॉन का जो फाइबर है वो सबसे स्ट्रॉन्ग मिलेगा। उसके बाद सिल्क थोड़ा वीक फाइबर होगा, सिल्क से भी वीक कॉटन होगा और कॉटन से भी वीक वूल होगा। तो अब हमें इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में लिखना था, तो सबसे पहले वूल आएगा हमारे पास। वूल से ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, कॉटन की। कॉटन से ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, सिल्क की। और सिल्क से ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी है, नायलॉन की। तो इस तरह से हमारे पास जो अलग अलग तरह की फाइबर्स अरेंज हो जाएंगी। तो प्रिकॉशन क्या है इस एक्टिविटी में, नोट दैट ऑल थ्रेड्स शुड बी ऑफ द सेम लेंथ एंड ऑलमोस्ट ऑफ द सेम थिकनेस। तो अब नोट करो कि सारे फाइबर्स जो हैं वो सेम लेंथ के होने चाहिए और सेम थिकनेस के होने चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते टाइम पे। तो आज का टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं, बाकी के नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।